जय हिंद सभी को। जय हिंद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलिए सबसे पहले आप सभी का आपके YouTube चैनल में ई शिक्षा संवाद YouTube चैनल आप सभी का स्वागत करते हैं, जो कि यहाँ पर YouTube के साथ साथ हम लोग जूम क्लासेस हम लोगों की होती हैं, जिसका रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ समय बाद देखते हैं, जिसमें हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वहां पर हम लोग कर रहे हैं NTA UGC नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं, और उसके साथ हम पीजीटी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की भी हम लोग एक साथ तैयारी करते हैं। लेकिन हम लोगों के सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हम लोग का एजुकेशन है। ठीक है, क्या है? एजुकेशन है। तो एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर मटेरियल पूरे आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट भी आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब हम सभी को पता है कि हम लोगों की क्लासे यहाँ पर जो क्लासेस चली ये पेड क्लासेस है। पेड क्लासेस में अभी तक हम लोगों ने जनवरी 2 जनवरी से, मतलब हम लोगों ने 2 जनवरी से स्टार्ट किया है क्लासेस, और आज हम लोग की 17 जनवरी है। ठीक है, 17 जनवरी है। अब 2 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, आज आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, क्या है? टेस्ट है। तो 2 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, आज आज वन बाय वन हर कैंडिडेट से बातें करेंगे और उनसे क्वेश्चन क्वेरी करेंगे कि इससे हम लोगों को ये समझ में आएगा कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना मुझे अपने आप में चेंज करना होगा और अच्छे तरीके से समझाने के लिए या पढ़ाने के लिए। ठीक है, हाँ। अब कोई एक लोग बोलना चाह रहे हैं, बोले सबसे पहले आप लोग। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बोले। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? यस सर। जी सर, आ रही है। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा था? नो सर। कोई नहीं कहना चाह रहा है? गुड इवनिंग बोल रहा था। जस्ट सेकंड, मैं पेन भी एक ले लूं जिससे नाम लिखते हैं ना कि किस किस कैंडिडेट ने क्या क्या बोला है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने लोग जुड़े हैं। आज काफी कम लोग जुड़े हैं। याद रखिएगा, जो लोग नहीं जुड़े हैं मेरे साथ, जिस समय भी मेरे साथ जुड़ेंगे उनको क्वेश्चंस के आंसर देने ही पड़ेंगे, तभी वो क्लास में आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जितने लोग मेरे साथ देखता हूँ कौन जुड़ा है। दीपाली जी जुड़ी हैं, नेहा गुप्ता जी जुड़ी हैं, सविता सिंह जुड़ी हैं, शैलवी वर्मा, स्मिता सिंह जी और सोनाली जी जुड़ी हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर क्वेश्चन टेस्ट के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पहले से प्रिपेयर करके तैयार कर लिए हैं, बाकी और भी हम लोग यहाँ पर पूछ लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? एक बार बोलिए। यस। चलिए, डरने की बात कोई नहीं है। बाकी हम लोग आपस में ही डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा, इससे पता चलेगा कि हम लोग तैयार कितना करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कौन बताने के लिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग को सविता जी ही बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को सविता जी बताएंगी। प्रिया जी भी आ गई हैं। चलिए, ठीक है, सविता जी से हम लोग सर आज बात। तो सीटेट का एग्जाम देने गए थे, अब भी रिलीफ हुआ है। आज ओह, सीटेट का एग्जाम था ना, 16 तारीख जो पोस्टपोन हो गया था, हाँ हाँ, तो बाहर गए थे एग्जाम देने के लिए। अच्छा आपका अच्छा। मैसेज देखे बट हिम्मत ही नहीं हुई, गाड़ी चला के इतना थक गए थे। अरे बट फिर भी जितना हो सकेगा उतना। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए। अभी आप थोड़ा रिलैक्स करो, आपको हम फिर थोड़ा सा लेट में हम पूछते हैं। सबसे पहले प्रिया जी से हम लोग बात करते हैं। प्रिया जी अवेलेबल है? हेलो, प्रिया जी अवेलेबल है? मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है। शैलवी वर्मा अवेलेबल है? हेलो, शैलवी वर्मा जी। जी अवेलेबल हो सर। आप? आपको मेरी आवाज जा रही है? हाँ। जी सर। चलिए, तो सबसे पहले आपसे ही पूछते हैं। सबसे पहले नंबर 1, शैलवी वर्मा का नाम मैं कहीं कॉपी में लिख लूं। ठीक है,
ताकि छूटे ना, वैसे याद रहेगा, बच्चे कम ही है, याद रहेगा। सबसे पहला जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया वहीं से हम लोग बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रिया जी को कोई रिप्लाई कर दो कि क्लास चल रही है ना, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन पूछना है कि हमने जब दर्शन की परिभाषाएं बताई थी, दर्शन के बारे में ढेर सारी बातें करी थी, उसमें हमने दो चीजें, पहला क्वेश्चन दिया था हमने भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, ठीक है। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर क्या है, बस इतना बताना है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। क्वेश्चन सब लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और लिखते जाइएगा। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, चलिए अंतर बताइए क्या है। भारतीय दर्शन में जो है वो भौतिकता की बात करता है, हाँ और बताइए। और पश्चात दर्शन में हेलो, कोई बोलेगा नहीं कि जिनका नंबर, हाँ प्रिया जी बोलिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रिया जी को मेरी आवाज आ रही? चलिए, हाँ सैलवी वर्मा आप अपनी बातों को कहें। सबसे पहले पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो पाश्चात्य दर्शन कौन सी बात करता है, भौतिकता की बात करता है या आध्यात्मिकता की? आप डिफरेंस बताइए, बस हम आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। चलिए बताइए, सब लोग सुनेंगे। सर भारतीय दर्शन जो वो भौतिकता की बात करता है, और पश्चात दर्शन जो है वो चलिए पहला क्वेश्चन तो ये रहा, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए आप, ठीक है। दोनों में अंतर नहीं पता है, मैंने बहुत डीपली में बताया, एक कहानी के थ्रू बताया ना। सर हम बताएं? नहीं नहीं अभी नहीं, नंबर आएगा ना, सबका आएगा। अच्छा ये बताइए, भारतीय दर्शन का अर्थ क्या है यहीं पर? केवल के अगर आपसे दोनों का नहीं, केवल एक चीज के बारे में पूछा है कि भारतीय दर्शन क्या है, तो बताइए भारतीय दर्शन क्या है, बताइए भारतीय दर्शन क्या है, बोलिए शैली वर्मा जी। नहीं अंतर आता है तो आप एक एक बताओ, भारतीय दर्शन क्या होता है, पाश्चात्य दर्शन क्या होता है, इन दोनों के बारे में अलग अलग बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बता पाए आप, और बताइए। अच्छा आपको जो आता है वो बताओ, वहां से हम पूछ लें आपको। ये बताओ सांख्य में कितने तत्व माने जाते हैं? सर सांख्य में? हाँ, हेलो, हाँ सर। सांख्य में कितने तत्व माने हेलो जाते हैं? सर, सांख्य में सर दो तत्व माने जाते हैं। गलत है। सांख्य में मुख्य टोटल जो है, कुल मतलब मूल रूप से कितने माने जाते सर हैं और एक टोटल मिनट, कितने? सर मूल रूप से तो दो माने जाते हैं और कुल जो है 25 माने जाते हैं। 25 माने जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेद जब विकसित होता है, डेवलप होता है, तो डेवलप होने में उसका प्रोसेस क्या होता है? नहीं, सर वेद, चलिए नेहा जी बताए। अब नेहा नेहा का नंबर है, नेहा बेसिक चीजें बताए। सबसे पहले भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन होता क्या, इसमें अंतर क्या होता है? सर सर भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता को माना जाता है, आध्यात्मिक पक्ष देखा जाता है, और पाश्चात्य में भौतिक पक्षों को देखा जाता है, भौतिक को आधार माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक और है। सर दूसरा पॉइंट है, भारतीय दर्शन में हम अनुभव, तार्किकता और बौद्धिकता पक्ष को सबको लेते हैं ठीक है, सर, लेकिन पाश्चात्य में हम अनुभव और बौद्धिकता पक्ष को लेते हैं। लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन कि वेद का
वेद का विकसित रूप क्या है? वेद का, ठीक है, या वेद का विकसित हो, वेद के विकसित होने की प्रक्रिया, रुकिए, वेद के विकसित होने की प्रक्रिया, विकसित होने की प्रक्रिया बताइए। सर पहला है वेद। ठीक है, आप बोलते मनोज जी ऐसे आंसर दे, सुनाई दे रहा है सर। हाँ, सर पहला हम पॉइंट लोग है आपको वेद। सुन पा रहे हैं प्रिया जी। एक्चुअली कुछ दिख नहीं रहा है, अगर आप चाहें तो ऐसे आंसर देते रहो। हाँ हाँ बिल्कुल, जब पूछे तो हेलो आप सर। बताइएगा। ठीक है, हाँ नेहा जी आप बोलिए, कंटिन्यू करें। सर पहला पॉइंट है वेद। वेद, और दूसरा पॉइंट है ब्राह्मण। ठीक है, आप कंटिन्यू अरण्यक। करें। अरण्यक, फिर उपनिषद। फिर उपनिषद, ठीक, उपनिषद हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो आता है, इसमें क्वेश्चन आता है एक कि ज्ञान का सबसे स्पष्ट रूप इन सब में कौन देता है? ज्ञान का सबसे सटीक और सबसे स्पष्ट रूप कौन देता है? सर वेद। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे सबसे स्पष्ट, ठीक है, सबसे स्पष्ट ज्ञान का रूप बताइए। सबसे स्पष्ट ज्ञान का रूप कौन देता है? कोई भी व्यक्ति बता सकता है। आप लोगों में जितने लोग हैं, जितने लोग अवेलेबल हैं, वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद, चारों में सबसे अच्छा, सबसे सटीक ज्ञान कौन देता है? हाँ बोले नेहा, सबसे पहले नेहा बोले। सर वेद है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं वेद और उपनिषद में। ठीक है, तो कोई और बताए यहाँ पर। सर वेद ही होगा। कोई और बताएगा मुझे? सर 90% मुझे वेद लग रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब, ठीक है, और लोग को बोल रहे थे, और लोग बताइए। सर वेद ही होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन का मूल बिंदु उसी को बोला जाता है, तो इस वजह से वही होगा हमको लगता है। मनोरमा सिंह जी बताइए आप। मनोरमा सिंह जी, प्रिया, सविता, स्मिता, स्निग्धा, सोनाली, किसी को नहीं पता है? उपनिषद को ज्ञान का आधार माना सर वेद ही होगा। हाँ, सर आवाज आ रही है? एक लाइन पकड़ी आप लोगों ने, एक लाइन उन्होंने बताया है। जी, उपनिषद ज्ञान का आधार है। जिसकी तरफ ये बज रहा हो। हाँ हाँ सर, क्योंकि भारतीय दर्शन में ज्ञान वेद से मिलता है, इसी वजह से वेद को ही मानेंगे, या मूल बिंदु भी उसी को बोला जाता है, इसीलिए वेद से हमको लगता होगा। देखिए, ज्ञान का प्रमाण, देखिए सबसे स्पष्ट, सबसे स्पष्टता कब आती है? जब हमारे मन में कोई कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन होने के बाद हम लोग अपने गुरु के पास, टीचर्स के पास जाते हैं और उनसे क्या करते हैं? चर्चाएं करते हैं, वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं। उपनिषद तो होगा। ये सब चीजें जब करते हैं तो वो आपका किस में आता है? उपनिषद में। उपनिषद में ज्ञान का रूप कहाँ से मिलता है? हमने कहा सबसे स्पष्ट रूप कहाँ पर मिलता है, तो आप बताओगे उपनिषद में। याद रखिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने, बाकी और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनते सर, इसीलिए कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसमें यही चर्चा, संवाद, वार्ता आता है ना उपनिषद में, तो इसी में कंफ्यूज हैं। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर शैलवी हम लोगों को बताएंगी कि 6 दर्शनों के नाम बताइए। 6 दर्शन जिसको बोलते हैं, शैलवी नाम बताएंगी ना 6 दर्शनों के नाम। चलिए बोलिए क्रम से। मेरे यहाँ बहुत नेटवर्क इशू है आज। नहीं पता, नेहा आप बताओ। सर सांख्य, ठीक है, सांख्य। योग, योग हो गया। न्याय, न्याय हो गया। वैशेषिक, हाँ, वैशेषिक हो गया। मीमांसा, फिर मीमांसा हो गया। वेदांत, वेदांत हो गया। चलिए, अब दीपाली जी हम लोगों को बताएंगी कि सांख्य, योग, इन 6 के प्रणेता कौन है या प्रतिपादक कौन है? 6 के 6 के नाम बताएंगी। चलिए कंटिन्यू करें।
हाँ सर बोलिए। सांख्य के कपिल है, योग के कपिल है। पतंजलि है, न्याय के गौतम है, वैशेषिक के कणाद है जिनको मुलुक भी कहते हैं, और मीमांसा के जैमिनी है, और जो वेदांत है उसे बादरायण या वेदव्यास। हाँ, वादरायण या वेदव्यास, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले सांख्य कपिल बताया आपने, पता योग के पतंजलि है, न्याय के आपने क्या बताया है, न्याय गौतम सर, गौतम न्याय के गौतम है, गौतम गौतम। ठीक है। गौतम जी की भी कहानी बड़ी, गौतम जी के वाइफ का नाम क्या था? अहिल्या सर, जो अहल्या पत्थर की नाम हो था गई ना। थी। हाँ, गौतम जी की वाइफ का नाम अहल्या था। फिर यहाँ पर वैशेषिक है, वैशेषिक कणाद या उल्लूक का है। और मीमांसा जिसको हम लोग पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, ये होता है आपका किन्होंने दिया, किसने दिया, जैमिनी ने। फिर हम लोग वेदांत की बात करते हैं, जो कि वेदव्यास के नाम से भी जाने जाते हैं, बादरायण है, ठीक है, वादरायण है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब हम लोग इसकी डिवाइडेशन की भी बात कर लिए। अब डिवाइडेशन, अब मेरा क्वेश्चन होगा इसमें सोनाली हमको बताएंगी कि इनके डिवाइडेशन का रूल क्या था। ये जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी का रूल क्या था, किस नियम के आधार पर इनको बांटा गया? सर परंपरावादी थे एक, और एक थे गैर परंपरावादी। एक को ऑर्थोडॉक्स, एक को हेटेरोडॉक्स बोलते हैं। जो वेदों को जिन्होंने माना, वेद प्रणाली को, उनको ऑर्थोडॉक्स बोला गया, और जिन्होंने वेदों को नहीं माना उन्हें हेटेरोडॉक्स बोला गया। ठीक है सर, क्योंकि जो वेद को मानते थे वो नित्य थे, सरल थे, और एक दर्शन को षड दर्शन कहा गया उनको। उनमें आपका सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत आते थे। और उसमें आपका सर जो गैर परंपरावादी वेद थे उसमें बौद्ध, जैन, चार्वाक दर्शन आता है सर। तो वेद का ज्ञान क्या था? जो वेद को मानते थे, वेद का मूल टर्म हम लोगों को यहाँ पर निकल कर क्या आया था? सर आत्मा निकल कर आई थी। ठीक है, पूरी कहानी बस आत्मा पर है। ठीक है, इसमें एक सोनाली जी एक क्वेश्चन भी होता है कि पूरे इंडियन फिलोसफी केवल नॉलेज की ही बात क्यों करते हैं? क्योंकि सर ज्ञान से ही मतलब जीवन को जीने की जितनी बिल्कुल सही जीवन है को इनकी। जीने के लिए जीवन को व्यवहारिक जीने की दर्शन जो को कला देखने के होती है, हाँ उसके लिए इन्होंने बताया। व्यवहारिक बिल्कुल ठीक दर्शन है, देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल उसी से। बिल्कुल सही है। अब स्निग्धा जी हम लोगों को बताएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन कि तत्व मीमांसा। ठीक है, हम पूछेंगे जो क्वेश्चन वही बताएंगी वो ना, तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में बताएंगे कि तत्व मीमांसा का वो लक्ष्य क्या होता है, गोल क्या होता है, बताइए स्निग्धा जी, बताएंगे स्निग्धा रानी। तत्व मीमांसा जो जिसको हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं, मेटाफिजिक्स का गोल क्या होता है? वॉइस नहीं आ रही है मनोरमा मलिक जी को मेरी? इसमें तो यही आ रहा है सर, वॉइस नहीं आ रही, बट वॉइस तो हम लोग को आ रही है, उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। जिनके यहाँ जो प्रॉब्लम वो नेटवर्क इशू है। चलिए हमको बताएं, स्निग्धा रानी जी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ तो कोई बोलिए। मैसेज नहीं आया, आ गया। हाँ सर। हाँ बोले। क्वेश्चन मेरा ये था कि जो मेटाफिजिक्स की हम लोग बात करते हैं, तो मेटाफिजिक्स में क्या चीज, इसका मेन एम क्या होता है? तो मेटाफिजिक्स वो तत्व मीमांसा, हाँ, आत्मा और ईश्वर। एम क्या होता है, लक्ष्य या गोल कह सकते हैं इसको ना। लक्ष्य क्या होता है इनका? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, सीधे सीधे आपको परोस के थोड़ी दे दिया जाएगा, वो तो घूम कर ही पूछेंगे। बताइए कि एम क्या होता है। उसमें आपको दे दिया, रियलिटी दी गई, एथिक्स दी गया, लॉजिक दी गई, ब्यूटी दिया गया, ट्रुथ दिया गया, तो क्या आएगा? अब यहां पर आपको मान लो एम है, ये लक्ष्य है, लक्ष्य के लिए आपको चार विकल्प देंगे। एक देंगे आपको रियल, दूसरा देंगे ट्रुथ, सर रियल को ट्रुथ होगा, और तीसरा जो आपका होगा एथिक्स होगा। ठीक, एथिक्स होगा, फिर चौथा लॉजिक होगा। रियल को ही
ठीक, ब्यूटी होगा। ये एक दो तीन चार पांच ऑप्शन दे दिए गए। तो सबसे पहले जानिए कि रियलिटी की जो बात करता है वो किस में जाएगा, आपका मेटाफिजिक्स में जाएगा। अब बात आएगी ट्रुथ की बात किस में करी जाएगी। तो ट्रुथ की बात हमको स्मिता जी बताएंगी कि ट्रुथ की बात किस में करते हैं हम लोग। एपिस्टेमोलॉजी में सर। एपिस्टेमोलॉजी। लेकिन एक वर्ड और आता है, अल्टीमेट रियलिटी। क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, हमेशा आता है अल्टीमेट रियलिटी की बात कौन करता है। आपके सामने ऑप्शन आएगा, मेटाफिजिक्स, सर यही एपिस्टेमोलॉजी करता है अल्टीमेट रियलिटी। हाँ, याद रखिएगा ये की पॉइंट्स है कि अल्टीमेट रियलिटी की जो बात करता है वो आपका वो एपिस्टेमोलॉजी करता है। क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट, क्लियर है इतने पॉइंट। चलिए अब इतने के बाद 7 नंबर के बाद और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन अपनी कॉपियों में सब लोग लिखते रहिएगा ना। जी सर। हाँ, कहते हैं ना कि निचोड़ है, कि ये इतने दिनों जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका निचोड़ है ये पूरा का पूरा। ठीक है, हेलो। हाँ बोलिए सर ये रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा क्या? क्या? इसी क्लास का रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा? मिलेगा रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है कि जो हम लोग लॉजिक पढ़ते हैं, लॉजिक का प्रमुख एम क्या होता है। क्वेश्चन यही आएगा, यूजीसी के फर्स्ट पेपर में आता है कि लॉजिक का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, गोल लॉजिक का। ठीक है, तो नाम जिसका लेंगे वो बताएगा हमें। सब लोग तो चले गए, सविता जी आप बताएं। जी सर। हाँ, लॉजिक का एम क्या होता है। सर लॉजिक में हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। बिल्कुल, मतलब कि हाँ बिल्कुल, और यही जो इसी में हम मैंने बोला इंडक्टिव था और प्योरिटी, डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू प्योर चीजें निकाल कर लाने की बात। हाँ, इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू भी हम ये चीज करते हैं, या प्रैक्टिकल के थ्रू कर सकते हैं लॉजिक लगा के कि रियल में क्या है। वास्तविक तर्क लगाना है इन सेंस वही कि हम उसकी असलियत तक पहुंचना। हाँ, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं शुद्ध ढंग से या सही तरीके से तर्क करने की जो प्रक्रिया का विकास करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस की बात ये लॉजिक में करते हैं हम लोग। किस में करते हैं, लॉजिक में करते हैं हम लोग। करते नहीं करते हैं सर? हाँ बोले सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि रियलिटी को जानने के लिए तार्किक विधियां जो करते हैं वो लॉजिक होता है। बिल्कुल, जो एपिस्टेमोलॉजी में जो भी रियल ट्रूथ है उसको जानने के लिए जो भी लॉजिक हम लगाते हैं वो लॉजिक आपके इसी के अंतर्गत आएगा ना, प्योरिटी के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर आती है कि नंबर 9 पर जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा आता है, एक पूछा आता है थियोलॉजी। ठीक है, थियोलॉजी पूछी जाती है। थियोलॉजी के बाद हम लोग कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं, फिर कॉस्मोगॉनी की बात करते हैं। कॉस्मोगॉनी की बात करते हैं, कॉस्मोगॉनी के बाद ऑन्टोलॉजी की बात हम लोग करते हैं। ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं। ऑन्टोलॉजी के साथ साथ और क्या है, टेलियोलॉजी आपकी। टेलियोलॉजी है और एस्केटोलॉजी है, और आपका क्या है, एस्केटोलॉजी है। ठीक, एस्केटोलॉजी है। अब देखते हैं कौन, दीपाली जी बताएंगे हम लोगों को क्या होता है थियोलॉजी। यारा आपने लेसन पढ़ा था आपने, दीपाली जी? सर हाँ सर, इस तरह से आप पूछ रहे तो याद हो गया सर। थियोलॉजी में ईश्वर संबंधी बात करते हैं, ईश्वर क्या है। ठीक है, कॉस्मो बताए सर। कॉस्मो है, कॉस्मोलॉजी में सृष्टि के विज्ञान की बात करते हैं, जो सृष्टि विज्ञान होता है हमारा, सृष्टि की रचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की। सर कॉस्मोगोनी में हम सृष्टि शास्त्र की बात करते हैं। हाँ, तब सृष्टि शास्त्र की।
उसके साथ कर देते हैं। ठीक है, फिर ऑन्टोलॉजी की बात जो हम करते हैं, ऑन्टोलॉजी में क्या आता है? रुकिएगा 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 रुकिएगा, शैलवी वर्मा है, सैलवी है, हेलो। हाँ वो सैलवी वर्मा बताए ऑन्टोलॉजी में क्या आएगा? सर रचना और विकास की बात करते हैं। ऑन्टोलॉजी में किसकी नहीं, रचना की बात नहीं सर, करते हैं? नहीं सर, तत्व वही तत्व बताइए। सत्ता विज्ञान। सत्ता की बात करते हाँ, हैं। सत्ता की बात करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों को सोनाली बताएंगी कि स्टेटलॉजी में किसका क्या आता है। सोनाली सर ये इसमें लाइफ सर्कल के बारे में बताया जाता है, लाइफ सर्किल, लाइफ साइकिल के बारे में, हाँ लाइफ लाइफ साइकिल के साइकिल, बारे में बताया जाता है। ठीक है, लाइफ साइकिल की। अब टेलियोलॉजी की बात करेंगे तो टेलियोलॉजी में क्या आएगा बताइए? टेलियोलॉजी में ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड के प्रयोजनशीलता ना, ब्रह्मांड की प्रयोजनशीलता, ब्रह्मांड के प्रयोजन। प्रयोजनशीलता ना, प्रयोजनशीलता आती है। तो ये चीजें हम लोगों में आता है जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट में रोल करता है हम लोगों का। अब बात आती है कि अब हम लोग अपने आते हैं सांख्य दर्शन की तरफ। तो सांख्य दर्शन में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि सांख्य कारिका के रचनाकार कौन है? बताइए, सांख्य कारिका के रचनाकार कौन है? कारिका के ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण विंध्यवासिनी। चलिए, अब यहाँ पर मजा आने वाला है, ठीक है। अब आता है 11 नंबर, जो कि केवल दीपाली जी बोलेंगी और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो दीपाली जी का आंसर मिलना चाहिए मुझे। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन ये है कि सांख्य दर्शन जो है मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? सर्ग और प्रलय के। हेलो, सर्ग और प्रलय के सर। सर्ग और प्रलय की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर केवल ये पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपने क्लास देखी तो आपको पता होगा। थ्योरी ऑफ कॉजेशन। हाँ, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, कार्य कारण सिद्धांत। हाँ, कार्य कारण सिद्धांत पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, जब आपने इसका नाम बताया कॉजेशन थ्योरी, तो इसका दूसरा नाम क्या है? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री करते हैं हम लोग नेहा की, ठीक है। नेहा बताएगी कि हमको सत्कार्यवाद क्या होता है, बताइए। सत्कार्यवाद में होता है कि कार्य जो होता है कारण में दीपाली जी ने नेहा बताएगी, नेहा बताएंगी, बताओ। सर पहले ही कारण में कार्य निहित होता है। फॉर एग्जाम्पल, सर जैसे दूध में दही। दूध में दही, दूध में दही कहाँ पहले से रहता है? सर दूध में जैसे हम जब भी सर दही, हाँ सर दूध में दही तो होगा। सर बता रहे हैं, आराम से बताइए, जरूरी नहीं कि यही एग्जांपल आपका सेट हो, कोई दूसरा एग्जांपल सेट हो सकता है कि कार्य कारण का सिद्धांत पहले समझे, बोले हम। सर जैसे कि हम जब भी दही को जमाना रहता है तो वो जामन डालते तो उससे पहले ही हमारा उसमें छुपा रहता है वो। तो किसमें छिपा रहता है? सर दूध में। दूध में छिपा? दूध से तो बहुत सी चीजें बन सकती है ना। सर जामन में छिपा रहता है। हाँ बिल्कुल, दही में दूध का जामन में छिपा रहता है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आप बीज से पेड़ बनने का एग्जांपल दे सकते हैं, जहां पर बीज में पेड़ छुपा रहता है पहले ही। कारण बीज है, कार्य क्या है? जब पेड़ बड़ा होता है, फल देता है, तो वो सब एग्जांपल आप ले सकते हो। क्लियर? सत्कार्यवाद, तो इसी प्रकार सत्कार्यवाद में भी कहते हैं कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में क्या होता है?
उपादान कारण में क्या रहता है? सर विशेष कारण रहता है। अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहता है। जब यहाँ पर ये बात आ गई Yes, तो sir. अब दीपाली जी हमको बताएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? दीपाली जी बताएंगी सबसे पहले निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त और उपादान, चलिए बताइए। सर जो निमित्त कारण होता है उसमें पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे विशेष कारण के लिए विशेष कार्य हमें करना पड़ता है। किसमें? और जो निमित्त में? हमारा प्रयोजन उनके कोई नहीं उपादान में, बोलेगा, उपादान बोल दी बोलने दीजिए उनको। पहले निमित्त में बताइए। हाँ। सर निमित्त जो होता है, सर निमित्त होता है यहाँ हमें पहले से पता होता है कि क्या बनाना, जैसे सर पर्पसफुली हम काम करते हैं वो निमित्त होता है। अब बोलिए। जहाँ हम पर्पसफुल काम करते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में जब लाने की बात करते हैं। हाँ ठीक और है। जो उपादान होता है उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि विशेष कारण के लिए विशेष हम कार्य करें। हाँ, आप सही लाइन पे बोला आपने, बिल्कुल सही है, सही है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक चीज और बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले कॉज ओनली कौन आएगा? कॉज ओनली में कौन आएगा? ठीक है, पहले आप बताइए, फिर आप बताएंगे इफेक्ट ओनली। इफेक्ट ओनली की बात बताइए, ठीक है? फिर इसके बाद आपको बताना है कि बोथ कॉज, ठीक है, बोथ कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट की बात बताइए, फिर नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट। चलिए अब बोलिए। सर ये जो सबसे पहले वाला है कॉज ओनली, हाँ आप बोलिए। केवल दीपाली जी अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी सब लोग म्यूट कर रहे हैं अपने आप को। सर जो कॉज है वो प्रकृति है। हाँ प्रकृति है। और जो इफेक्ट है वो पंच महाभूत है। हाँ, केवल जो इफेक्ट है उसमें आपने क्या बताया है? पंच महाभूत। और आगे नेक्स्ट पंच महाभूत सर। हाँ हो गया सर बोथ कॉज एंड इफेक्ट। सर इसमें हमारा महत आता है, महत अहंकार और पंच तंत्र मात्राएं। महत अहंकार और पंच तन मात्राएं। और नीदर सर जो नीदर कॉज है नॉर इफेक्ट वो पुरुष है। नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट में पुरुष है। ठीक है। ठीक है, एक चीज तो अब देखो, गिन लो टोटल। एक यहाँ पर हो गया, एक और 5 यहाँ पर 6 हो गए, 6 एक 7, 7 और एक 8, 8 5 13, 13 एक ये सॉरी हाँ 8 5 13, 13 एक 14। अब जो सबसे बड़ा है उसी को आप भूल गए। इंद्रिया कहाँ जाएंगी? इंद्रिया और मन किसके अंतर्गत जाएगा? इंद्रिया सर इफेक्ट में, ओनली इफेक्ट। हेलो 11। हाँ बताइए, इंद्रिया कहाँ पर जाएंगी? इंद्रिया जो है ओनली इफेक्ट में जाएंगी। इंद्रिया 5 सर 11। इंद्रिया और मन, ठीक, यहाँ पर ये हो जाएंगे। तो ये आपको पूरा का पूरा एग्जाम में ये आता ही आता है, हम लोगों को कहीं पर स्किप नहीं करना है इन सब चीजों के, ठीक है? यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों को स्किप नहीं करना है। क्लियर है यहाँ पर ये पॉइंट सभी को? जी सर। ठीक, अब यहाँ पर आता है, इसके बाद अब इसमें आता है जो हम लोग को स्मिता जी ही बताएंगी कि सबसे पहले सांख्य दर्शन में अंतःकरण कितने हैं? सांख्य दर्शन में अंतःकरण 3 है सर। अंतःकरण, ठीक, कौन कौन से हैं? महत अहंकार बुद्धि। मन अहंकार, महत नहीं होगा। मन सॉरी हाँ, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि और अहंकार, ठीक है? यहाँ पर ये हो गया। अब हमको स्निग्धा जी बताएंगी कि योग दर्शन में इसको क्या बोला गया है, अंतःकरण को। सर योग दर्शन में क्या बोलेंगे? चित्त बुद्धि चित्त बुद्धि निरोध को बोला गया। क्या बोलेंगे?
सर उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, वो बोल रही हैं चित्तवृत्ति। नहीं नहीं, चित्तवृत्ति तो नहीं बोला गया। सोनाली बताइए। सर चित्तवृत्तियां बोला जाता है उनको सर। केवल चित्त बोला जाता है, चित्त वृत्तियां तो अलग हो जी जाती सर, हैं, चित्त। उनकी भूमियां होता है, जी सर, जी सर, अवस्थाएं चित्त होती हैं। चित्त सर चित्त बोला गया है मन बुद्धि अहंकार को। चित्त सर, चित्त। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती मन है, बुद्धि अहंकार को सुनिए, चित्त अब बोला गया। बात आती है वेदांत में। तो वेदांत में कितने अंतःकरण माने गए हैं, बताइए। वेदांत में अंतःकरण कितने माने गए हैं? हाँ स्मिता जी आप बताइए, वेदांत दर्शन में अंतःकरण की संख्या कितनी मानी गई है? सर 4 मानी गई है। डाउट में है क्या? हाँ 4 मानी गई है। ये हो गया, मन हो गया, बुद्धि सर, हो गया, मैंने अहंकार, चौथा चित्त मान लिया इन्होंने। ठीक है, चौथा जो है इन्होंने चित्त मान लिया है। क्लियर है यहाँ पर इतने पॉइंट सभी को? यहां तक साफ करें इसको हम। जी सर। चलिए अब इसके आगे और स्टेप पे चलते हैं, कुछ आगे स्टेप में चलते हैं, हम लोग बातें करेंगे। ठीक है ना, एक ही क्लास में सब कुछ रिवीजन आपका हो जाना है, कहीं पर छूट कर जाएगा नहीं कुछ भी। और जो लोगों को नहीं आ रहा है वो अपने कॉपी पेन लेके लिखते रहें, ताकि आपको भविष्य में जब कभी आपकी क्लास हो तो आप उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेहा हमको बताएंगे कि इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रमाण, किसकी बात करेंगे हम? प्रमाण। तो चलिए, सांख्य, योग और वेदांत, तीनों में प्रमाण बताइए, कौन कितने कितने माने गए हैं? हेलो हाँ बोलिए, प्रमाणों की संख्या बताएं। सर, सांख्य में 3 माने गए हैं, प्रत्यक्ष, हाँ, अनुमान हाँ, और शब्द। शैली ध्यान से सुने, ठीक है। हाँ 3 माने गए। और योग में? सर सर याद नहीं आ रहा है। शैली आप बताओ, शैली है बताइए। शैली और बताइए। सर योग में भी सेम माना जाता है। शैली बोले मुझे। सर शायद 5 माना गया है क्या? यार 3 ही माना गया है भाई। सांख्य योग जुड़वा बहने कहलाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बात मानती हैं। सर दोनों में सेम है। अब बात आती कि वेदांत सविता जी हम लोगों को बताएंगी कि वेदांत जो है कितने प्रमाणों को मानता है। किससे पूछे? सविता जी बताएं कि वेदांत में प्रमाणों की संख्या कितनी मानी गई है? वेदांत में 6 माना गया है। नाम बताएं। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति। और कितना हुआ? 3 हुआ है अभी, 3। शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। हाँ, और छूट रहे हैं। हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, सभी को। जी सर जी सभी लोग हैं। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर से घूम के आता है दीपाली जी के ऊपर, ठीक है। दीपाली जी बताएंगी हम लोगों को, योग में जो साधन माने गए हैं वो साधन कितने प्रकार के होते हैं? योग में साधन, हाँ ये दीपाली जी बताएंगी, बताइए। सर योग में सर साधन में सर वो तो नहीं है सर, यम नियम वो तो अष्टांग मार्ग है।
सर वही तो नहीं हो पा रही। साधन तो वही कहलाएंगे ना, अष्टांग योग। हाँ सर, तो पता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। तो यहाँ पर स्मिता जी एक क्वेश्चन का आंसर देंगी, जहां पर वशीकरण की कंडीशन हमने बताई थी ना, तो वशीकरण की कंडीशन कहां पर आती है? तो आपको देते हैं सबसे पहले एक जगह देते हैं ऑप्शन, सबसे पहले समाधि है, ठीक है, फिर ध्यान है, फिर है धारणा, ठीक। तो वशीकरण, किसी को अपने वशीभूत कर लेना, ये कंडीशन योग में इन तीनों में से किस स्थान पर आती है बताइए? सर बताए? हाँ स्मिता जी बताएंगे। सर बताए? स्मिता जी, हाँ स्मिता जी को बोलने दीजिए। सर धारणा ध्यान समाधि, सर धारणा में हाँ वशित्व और ईशित्व इसे दोनों नहीं आ सकते, ध्यान में है एक सर। ही आएंगे। नहीं सर, धारणा 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 में आएंगे। धारणा में होता है धारण करना, ठीक। तो धारणा या धारण में क्या आती? वशित्व की बात आती है, जबकि ईशित्व की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान में आ जाएगा। ध्यान में आता है। जब कभी ध्यान करते हैं तो योग में ही हमको ओम शब्द का उच्चारण मिलता है, या ओम शब्द मिलता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान करना है, ओम शब्द, जब कभी ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो सबसे पहले ओम शब्द ही बोलते हैं ना, तो यहाँ ये ध्यान में ही हमको मिलती है ये सब चीजें। क्लियर इतनी चीजें, पॉइंट सभी को बताए जी। वशीकरण ध्यान में आएगा, धारणा में आएगा सर? ध्यान में ना, वशीकरण धारणा में आएगा। धारणा धारणा ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग, हमको जो है बताएंगे, कौन बताएगा? हाँ, यहाँ पर योग दर्शन में कुछ बुक्स के नाम बताए थे, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि योग रहस्य किसकी रचना है, ये बताएंगे। नाम बोलते हैं हम लोग, नाम बोलते हैं। नेहा बताएंगी योग रहस्य किसकी रचना है, बोलिए। सर योग नहीं, पतंजलि रहस्य, योग रहस्य तो है नहीं, पतंजलि रहस्य। सर राघवानंद की। योग रहस्य तो नहीं है। हाँ, पतंजलि रहस्य है राघवानंद, ठीक, राघवानंद है। फिर इसके बाद हम लोग पूछेंगे योग सूत्र की रचना किसने करी है, तो ये शैलवी बताएंगी। योग सूत्र की रचना किसने करी है, शैलवी बताएंगी हम लोगों को। बताइए। योग सुधाकर, ठीक है, योग सुधाकर की रचना जो है बताएंगे कौन? दीपाली जी, योग सुधाकर की रचना किसने करी है? सर योग सुधाकर की सरस्वती जी ने, ऊपर वाले की पतंजलि ने कर करी है। और योग सूत्र की रचना पतंजलि ने करी है, ठीक है, पतंजलि की करी। योग की इसलिए किताबें मैंने लिखाई है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक कथन था पतंजलि का, एक कथन मैंने बताया था पतंजलि जी का, वो कथन क्या था, किसी को याद है? पतंजलि जी का एक कथन था, उस कथन को मैंने बताया था, उन्होंने क्या बोला था कि मुक्ति चित्तवृत्तियों का विरोध है, ठीक है, मुक्ति चित्तवृत्तियों का विरोध है। यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि योग दर्शन की सबसे पहले क्या बोला आपने? क्या पतंजलि ने बोला है कि मुक्ति जो होती है वह चित्तवृत्तियों का निरोध है। किसका निरोध है? चित्तवृत्तियों का निरोध है। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है, केवल स्मिता जी सबसे पहले देंगी कि सांख्य दर्शन में, ठीक है, सांख्य दर्शन में इपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या आती है? इपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या चीजें आएंगी, चलिए बताइए। सर सांख्य दर्शन में, हाँ, सांख्य दर्शन में इपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या चीजें आएंगी?
सर सबसे पहले तो ज्ञान मीमांसा में प्रमाण के लिए हम लोग उसमें देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी में, जो कि 3 प्रकार से ज्ञान बताए प्रमाण हो जाएंगे। चलिए प्रमाण हो गया, प्रमाण के तौर पे। और क्या आएगा आपका? और सर जो दुख हैं, 3 प्रकार के जो दुख हैं उनके बारे में है सर। दुख इसमें नहीं आता है, दुख आपका आचार मीमांसा में आएगा। क्लियर? दुख की बात करेंगे तो सब लोग लिख लीजिएगा कि दुख किस में आएगा? आचार मीमांसा में आएगा, एक्सियोलॉजी में। और तो सर ज्ञान मीमांसा में तो सिर्फ यही आएंगे, ज्ञान प्रमाण, ज्ञान के प्रत्यक्ष भाग अनुमान आएंगे, शब्द। ज्ञान के भाग आएंगे। सर आपने बताया था, सर किसी का पट्टे बोल रहा है, बहुत आवाज आ रही है सर। सर आप मेरी तरफ से ही डिस्टरबेंस है, इसीलिए मैं म्यूट कर दे रही हूँ। चलिए मेरा ठीक है, बच्चा ठीक है, बगल ठीक में है, ही म्यूट कर बैठा दीजिए, है। कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, और लोग बोलना चाह रहे कुछ लोग। सर आपने बताया था कि ज्ञान मीमांसा में मतलब बंधन, पुरुष, दुख और ज्ञान प्रमाण। हाँ, ज्ञान ज्ञान प्रमाण। और एक चीज और बताइए जो आप लोग नहीं बता रहे हो, वो है अंतःकरण। ठीक है, अंतःकरण की बात। तो अंतःकरण की बात इसी के अंतर्गत आती है। जब कभी हम आचार मीमांसा में इसकी एक्सियोलॉजी में बात करते हैं, तो एक्सियोलॉजी में आपका क्या आएगा? आपके इसमें दुख के प्रकार आएंगे, ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है, यम नियम आसन प्राणायाम, तो योग साधन भी इसमें आएंगे, 8 योग साधन इसी में आएगा। ठीक है, एक्सियोलॉजी में आएगा। ठीक है, मुक्ति की बात करेंगे तो मुक्ति की बात भी यहाँ पर करें। मुक्ति कितने प्रकार की होती है, ये शैली बताएंगी। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? मुक्ति या मोक्ष, सॉल्वेशन जिसको बोलते हैं, कितने प्रकार की बताई है? सर 3। मुक्ति 3 प्रकार की होती है। हेलो, हाँ बोलिए। सर मैं बता, हाँ कोई भी बताए। मुक्ति 2 प्रकार के होते हैं कि जीवन 2 प्रकार के होते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह बिल्कुल, जीवन और विदेह मुक्ति। ठीक है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, ये 2 प्रकार की होती है आपकी। क्लियर? अब चलते हैं सर हाँ बोलिए मनोज सर। हाँ बोलिए सर एक चीज क्लियर करिए कि मुक्ति 2 प्रकार की तो होती है, लेकिन सांख्य दर्शन में जीवन मुक्ति माना है या विदेह मुक्ति माना है, किसको माना है? नहीं, सबने सबको दोनों तरीकों को माना है ना सबने, लेकिन क्वेश्चन जानते जो आपने बोला 3 प्रकार की होती है, तो अभी जो इसके बाद वाला जो दर्शन आने वाला है बौद्ध दर्शन, तो उसने बोला है ना तो जीवन हम विदेह मुक्ति मानेंगे ना तो जीवन मुक्ति मानेंगे, हम तो मध्यम मार्ग को चुनेंगे। तो ये बौद्ध दर्शन ने कहा। बाकी सब लोगों ने जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों को ही माना है, मतलब जिसको ज्ञान हो जाए वो दोनों प्रकार के ज्ञानों को उन्होंने बताया है। क्लियर? अच्छा सर, एक जगह पढ़ा था तो उसमें सांख्य दर्शन में कहा था कि मुक्ति तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, लेकिन इन्होंने जीवन मुक्ति को माना है और जीवन मुक्ति के लिए ही इन्होंने ये जो विवेक, ज्ञान, स्थिति और स्थित प्रज्ञ को कहा था, और कहा है कि वेदांत दर्शन है वो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों को मानता है। ठीक है, अब पता नहीं सर सही क्या है। नहीं सही है। आपको मैं बता दूं, सांख्य में भी पुरुष और प्रकृति के विभेद को जानने की बात करता है। जब उसके विभेद को जान जाएगा तो शरीर छोड़ने की बात तो कोई विदेह मुक्ति तो कोई मानता ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि केवल कहो कि विदेह मुक्ति हम मान ले तो ऐसा कुछ नहीं है। जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति दोनों को माना है। हाँ, प्रायोरिटी के आधार पर अगर आप पूछोगे तो सांख्य दर्शन जीवन मुक्ति को मानता है, विदेह मुक्ति को कम प्राथमिकता देता है। मानता दोनों को है, प्राथमिकता और गौर की बात होती है कि हम इम्पोर्टेंसी किसको देते हैं, तो इम्पोर्टेंसी इसमें देते हैं। लेकिन वेदांता में जब हम बात करेंगे तो वेदांता में दोनों को मानता है। अब वेदांता की बात आ गई, चलिए वेदांत से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे और सविता सिंह जी से बातें करेंगे ना हम लोग। अब हम लोग की बारी आई, सविता सिंह जी से अब हम लोग की बातें होंगी, बातें होंगी। चलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए अब। सर जीवन मुक्ति में यही होता है ना कि हम मतलब यहाँ पे जीवित रह के वो सब सत्कर्म करते हैं। हाँ, ज्ञान होने के बाद भोग विरक्ति से दूर रहना ही जीवन मुक्ति है। हाँ, अच्छा, जीवन मुक्ति का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कर लिया, जैसे महात्मा बुद्ध थे फिर उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। विदेह में होती कि हमको मुक्ति ज्ञान प्राप्त हुआ और हमने फिर देह त्याग दी।
अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। हम लोग बात करते हैं किस पर, वेदांता की। तो वेदांता की जब हम लोग बात करेंगे तो सविता सिंह जी से हम लोग बात करेंगे अपना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले वेदांत दर्शन की बात करें तो वेदांत का आधार क्या है, वेदांत दर्शन का? बोले, सविता सिंह जी जुड़ी है ना, बोले वेदांत दर्शन का आधार क्या है? वेदांत दर्शन, वेदांत मतलब वे अनंतः जो वेद को समझ सके, जान सके, वेदों को ही माने, कहे, वही वेदांत है। नहीं नहीं, आप बीच में कोई काटेगा नहीं उनकी बात को ना, उनकी बात कोई काटे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है, जब कभी वेदांत फिलॉसफी हम लोग पढ़ते हैं, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन यहाँ पूछा जाता है कि इसका आधार क्या है, इसकी बात हम कैसे माने वेदांत दर्शन की, तो उसके लिए कोई प्रमाण देना पड़ता है ना, तो प्रमाण के आधार पे क्या माना गया है? इसके तो वेदांत के प्रमाण तो 6 को माना है ना सर। वेदांत दर्शन का आधार किसको माना गया कि वेदांत की पूरी कहानी कहाँ, जैसे सांख्यकारिका से ब्रह्म सूत्र है, योग सूत्र से योग दर्शन निकला है, वैसे ही वेदांत दर्शन किससे निकला है? बादरायण सबसे पहले उन्होंने ही वेदांत के बारे में बताया, जो ब्रह्म सूत्र है, और यही इसका आधार है। ठीक है, ब्रह्मसूत्र के, अब ब्रह्मसूत्र में लिखा गया है, तो उसमें ब्रह्मसूत्र में क्या चीजें थी जो इसको आधार बनाया गया, बताइए। ब्रह्मसूत्र में ईश्वर को बनाने का उद्देश्य बनाया ना, कि इसको लिखने का उद्देश्य क्या था, किसी को पता हो तो बताइए। उपनिषद सर, उपनिषद इसका प्रस्तात्रयी सर, इसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। प्रस्थान त्रयी, हाँ, वो तो सर शंकराचार्य जी बहुत कठिन है, प्रस्थान त्रयी, और उसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता था। वो तो सर ब्रह्मसूत्र उसी प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आएगा। मेरी बातों को वेदांत में जो मेरी बात को सुनिए, ब्रह्मसूत्र क्यों लिखा गया था, मैंने आपको कारण बताया था, क्योंकि उपनिषद जब आए तो उपनिषदों के बाद ढेर सारे उपनिषद लिखे गए, मुख्य रूप से 11 उपनिषद होते हैं, लेकिन इस समय 104 108 की भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन उन्हीं 11 को ही हम लोग मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उपनिषदों के विचारों में जो मतलब जो हर कोई उपनिषद को पढ़े और अपने विचारों के अनुसार लिख दे, तो सभी में कुछ ना कुछ अलग मिले, तो उन सब में जो अलग चीजें थी, उनको एक साथ लाने का, एक साथ पिरोने का इनका मेन मकसद था, किसमें, ब्रह्मसूत्र में था। जब इन्होंने इतनी चीजें लिखी तो इसी के आधार पर अन्य किताबें लिखी गई। ठीक है, तो जो इसकी रचना करी थी वेद व्यास ने, तो इसकी रचना जब वेद व्यास ने करी, तो ये अंतिम रूप में जब वो इस संसार को छोड़ रहे थे, तो उन्होंने गौड़पाद को दे दिया ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र की किताब जो है या रचना गौड़पाद के पास थी, उसी को पढ़कर सब लोगों ने अपने अपने बात दिए। तो इसमें कितने हुए, एक वाद हुआ जिसको मोनिज्म बोलते हैं, द्वैतवाद हुआ जिसको डुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों की थी, तो इसी में हम लोगों ने एक बात करी थी। तो यहाँ पर इसके अन्य नाम क्या थे, किसी को पता हो, कोई एक लोग बताओ। सर जी, शारीरिक सूत्र, विशिष्टा, नहीं सर, वाद आपने पूछा है ना सर, कितने वाद थे? मैंने पूछा इनका अन्य नाम, अनेक नाम और क्या था। सर हेलो, बोलिए, दीपाली जी बोल रहे हेलो सर, बोलिए। सर ये कह रहे थे जो आप अभी बता रहे थे सर, उसको लिखने का आधार, सर तो आवाज ही कट गई, तो सुन ही नहीं पाए थे। क्या बताया लिख लीजिए कि ब्रह्मसूत्र की जो रचना करी गई थी, वह उपनिषदों के विचारों में सामंजस्य लाने के लिए किया गया था। उद्देश्य केवल इतना था कि सबको एक साथ लाकर रखने का था, जो अलग अलग मत थे, जिनके विरोधाभास थे, उन सबको खत्म करने का प्रयास किया गया है ब्रह्मसूत्र में। ठीक है, इसीलिए इसको मॉनिज्म मतलब कि हम लोगों को ब्रह्मसूत्र में डुअलिज्म और मॉनिज्म दोनों चीजें देखने को मिलती। क्या दिखती है, मॉनिज्म और डुअलिज्म। हाँ,
ठीक, डुअलिज्म, जिसको अद्वैत या एकवाद बोलते हैं, एकवाद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, द्वैतवाद बोलते हैं, द्वैतवाद बोलते हैं। फिर इसके बाद इसका नाम आया कि इसके अन्य नाम क्या थे, तो इसके अन्य नाम में इसका नाम था सबसे पहले उत्तर मीमांसा, हम लोग जानेंगे उत्तर मीमांसा, वेदांत, हाँ, और वेदांत, शारीरिक मीमांसा, सूत्र भी, शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा भी जानते हैं। तो अब यहाँ पर बात आई थी कि ब्रह्म सूत्र जो लिखा था उसके अध्याय, मुख्य रूप से ब्रह्म सूत्र के अध्याय कितने थे, 4 अध्याय 4 थे मुख्य रूप से। अब ये क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें जो है जो वेदांत के संप्रदाय थे, वेदांत के संप्रदाय के बंटने का आधार क्या था। यही 4 अध्याय थे सर, यही 4 अध्याय, हाँ सॉरी, हाँ, कि ब्रह्म क्या है और इसमें ब्रह्म से संबंधित चीजें क्या है, मुक्ति क्या है, इन सब चीजों से थी। तो इसमें कुल मिला के कई संप्रदाय बटे थे, जिसमें सबसे ज्यादा विख्यात कौन सा हुआ था, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी, सर अद्वैत वेदांत, अद्वैत। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ब्रह्म सूत्र पर सबसे पहला भाष्य किसने लिखा, तो आप क्या बताओगे, शंकर ने लिखा ना, सर शंकराचार्य, इनको नॉन डुअलिज्म बोलते हैं, याद रखिए नॉन डुअलिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन जुड़ा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वालिफाइड मोनिज्म किसको कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन आएगा क्वालिफाइड मोनिज्म, क्वालिफाइड मोनिज्म किसकी रचना है बताइए, मतलब किसका है ये क्वालिफाइड मोनिज्म, रामानुजाचार्य का, रामानुजाचार्य का, द्वैतवाद बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में भी हम लोगों को याद रखना, विशिष्टाद्वैतवाद, हाँ तो ये है रामानुज। क्योंकि जब आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादातर आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक, तो ये याद रखना है, क्वालिफाइड मोनिज्म की बात हम लोग जो करते हैं, ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब वेदांत संप्रदाय के कारण हमने बता दिया, मेन इसका एग्जैक्ट कारण ये था इनके संप्रदाय का बनने का कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था जीव और दूसरा था ब्रह्म, हाँ, यही दो पर कहानी के संबंध को जानने बाकी के और लिए, किसी पर कहानी नहीं बननी। इसी के प्रश्नों को खोजने के लिए बहुत सी, शंकराचार्य जी ने क्या कहा था बताइए जीव और ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म सत्यम जगन्न मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बिल्कुल, इसी पर पूरी की पूरी अद्वैत वेदांत लिखी गई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मध्वाचार्य ने क्या बोला था, मध्वाचार्य ने, दीपाली जी बताएंगे मध्वाचार्य ने क्या बोला था, सर जीव और ब्रह्म 2 है अलग अलग, हाँ 2 मानते हैं, इसीलिए मध्वाचार्य वाले को डुअलिज्म बोलते हैं, ठीक, कौन है मध्वाचार्य, ठीक, मध्वाचार्य हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर हुई। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम लोग के सामने आएंगे, क्वेश्चन देखते हो कहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इतनी बात करी थी हम लोगों ने, तो शंकराचार्य जी ने इस ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म उनापरा को समझाने के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया था, उसका डिफाइन करें जरा। सर वो सांप और रस्सी के बारे में। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि माया जो है ब्रह्म के द्वारा बनाई गई है, यदि माया सत्य है, सॉरी ब्रह्म सत्य है तो माया भी सत्य है, क्या ये कथन सही है कि गलत है। सर सही है। वाह भाई वाह, और लोग बताओ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन ये रहता है, अमूमन आता है एग्जाम में कि माया जो है ब्रह्म के द्वारा बनाई गई है, पहली लाइन, ठीक है, कथन हो गया, फिर कारण देते हैं क्योंकि माया जो है ब्रह्म के द्वारा बनाई गई है इसलिए माया सत्य है, ठीक है,
माया जो है ब्रह्म के द्वारा बनाई गई है, इसलिए माया सत्य है, लेकिन ब्रह्म जो है माया से अलग है। तो दोनों कथन में क्या संबंध है बताइए, कौन सा सही है कथन, कौन सा गलत है, यही क्वेश्चन आता है। माया ब्रह्म से निर्मित है सर। हाँ बोलिए, किसी को उत्तर पता है? और हेलो हाँ बोले, एक एक लोग बोलिएगा, बोले। सर, जो ब्रह्म है वो एक मतलब सत्य है, और उसके द्वारा जो बनाया गई है माया वो भी सत्य माना जाता है। और कोई बताए गलत है? हेलो माया भ्रम है सर। हाँ। माया भ्रम माया है। भ्रम है। तो कथन कौन माया सा को सही ही कौन सा गलत भगवान है? ने मेरा बनाया कथन ये है। था कि माया जो है ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, इसलिए माया सत्य है। सॉरी, ब्रह्म के द्वारा बनाई गई है, इसलिए माया सत्य है, लेकिन ब्रह्म जो है माया से अलग है। तो कौन सा कथन सही, कौन सा कथन गलत है? और दोनों सही है। वाह भाई वाह। और कोई बताओ। नहीं 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 सर, नहीं माया सर, ब्रह्म अलग से अलग निर्मित है, ये सत्य है। और जो माया दूसरा ब्रह्म सर से आपने जो निर्मित बोला, सर जो माया है वो ब्रह्म है, उसके द्वारा जगत का निर्माण होता है। तो विवर्तवाद में जो ब्रह्म द्वारा माया बनाई गई है उसको जादू का मतलब जगत का रूप दिया गया ठीक है। है, अब देखिए कंसेप्ट क्या जैसे बैठाना है कि आपको कुछ माइंड में। समय के लिए माइंड में भ्रमित हमेशा कर दिया जाता ब्रह्म है। सांप माइंड में कंसेप्ट ब्रह्म ये बैठाना, सत्य मेरी है बात सुनिए। और माइंड में संपूर्ण कंसेप्ट जगत ये माया बैठाना के है, कारण मेरी बात मिथ्या सुनिए, है। सर आवाज मेरी बात सुनिए। कंसेप्ट ये बैठाना है कि लाइन हमेशा ही कंफ्यूजिंग वाली होती है कि माया जो है ब्रह्म के द्वारा बनाई गई है, इसलिए यदि ब्रह्म सत्य है तो माया भी सत्य है। जबकि हमें अपना लाइन याद है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जब हम इस बात को याद रखते हैं तो याद रखना है हमें कि ब्रह्म, अब यहाँ पर देखिए ब्रह्म कहानी सत्य यहीं पर है याद और रखनी है। माया सबसे में पहले ब्रह्म है, भ्रम है, मिथ्या है। ठीक है। ब्रह्म की ताकत क्या है, ये शक्ति क्वेश्चन क्या है, आया था सर। माया है। क्या है ब्रह्म की? माया है, ताकत। ठीक है, जब माया ताकत है तो माया केवल कुछ क्षण भर के लिए थी, तो माया मिथ्या है, असत्य नहीं है, मिथ्या है, गलत है। मिथ्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पहला समय के कथन लिए तो भ्रम गलत, है, पहला भ्रम है। कथन तो गलत हो गया सर जो ये हमने बोला, क्वेश्चन भी आया था, लेकिन दूसरा ये कथन स्टेटमेंट जो, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल आया सही था। है, दूसरा कथन जो हमने बोला कि माया जो है ब्रह्म से तो निर्मित है, लेकिन ब्रह्म उससे अलग है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा कथन मेरा सही सही अलग है। है। ठीक है, तो ऐसी सर चीजें एग्जाम में आएंगी हम लोगों के। हाँ सर बोलिए। सर ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, ये काफी कंफ्यूजिंग सा हो जा रहा है, क्लियर हो जाए जिससे। देखिए, माया सत्य है क्योंकि ब्रह्म से निर्मित है, निर्मित है। ठीक है, तो लिखिएगा यह कथन गलत है। ठीक है, यह कथन गलत है। गलत। ठीक है, जबकि हम यहां पर बात करेंगे ब्रह्म के द्वारा माया बनती है, फिर भी माया ब्रह्म से अलग। माया से अलग है। ठीक है, अलग है। ये कंडीशन हम लोग को याद रखनी है क्योंकि यही क्वेश्चन हमको घुमाता है। क्लियर? जी सर। हाँ, अब यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रकार की सत्ताओं के बारे में बात करी थी। कौन कौन सी सत्ताएं थी? प्रातिभाषिक सत्ता, हाँ, व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक, पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सविता जी बताएं हमको। हमने एग्जाम्पल अच्छे अच्छे दिए आपको, बताएं आज। चलिए बताइए, कोई भी बताए। प्रातिभाषिक,
व्यावहारिक सर प्रातिभाषिक में जब हम स्वप्न देखते हैं तो अचानक से हम कुछ समय के लिए भ्रमित हो जाते हैं और उठते ही वह खंडित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सपने वाली बात होगी। अब व्यावहारिक बात बताइए। व्यवहारिक में मतलब यह व्यवहारिक जीवन में सफल बनाने के लिए कार्य करती है सर। इसके तर्क खंडित किए जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि ये बताइए, हम लोग संसार में रहते हैं, हम लोग किसी से जन्मे हैं, तो हमारे माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, ये सब संबंध किस सत्ता के अंतर्गत आएगा? क्वेश्चन यही आएगा। व्यवहारिक सत्ता। जबकि व्यवहारिक में कहा जाता है कि तर्क से खंडित हो जाता है ये। यस सर, और ये अपरा में आता है। और सर तीसरा परमार्थिक सत्ता, यह सबसे शुद्ध सत्ता मानी जाती है। हाँ। ये मतलब बाधित नहीं होती है। हाँ यस सर, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर ये तीनों सत्ता मिथ्या है ऐसा सोचते हैं। फिर इसमें पारमार्थिक में हम सोचते हैं कि सारा का सारा चीज जो हम देख रहे थे, ये सब जो व्यवहारिक था, प्रतिभाषिक था, ये सब चीजें मिथ्या है समझ के फिर हम पारमार्थिक सत्ता को इसी में आता है एक आपका, यहाँ पर एक आता है निषेधात्मक। एक निषेधात्मक मैंने बताया था, और एक बताया था भावात्मक। ये क्या है दोनों, निषेधात्मक और भावात्मक? माया की ये क्या है? माया के कार्य और निषेधात्मक जो होता है वो वास्तविक या सत्य पर जो पर्दा पड़ जाता है वो निषेधात्मक कार्य होता है। क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्शन, सत्य के स्थान। ठीक है, प्रोजेक्शन किसमें आएगा, निषेधात्मक में या भावात्मक? सर वो भावात्मक में आएगा। हाँ भावात्मक सर भावात्मक में आता है, भावात्मक। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि माया किसके अंतर्गत आएगी या मिथ्या ज्ञान किसके अंदर है, तो क्या बोले? भावात्मक में आएगा, मिथ्या ज्ञान आएगा। जब मिथ्या ज्ञान यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, निषेधात्मक में? सर इस पे मतलब सत्य पर पर्दा पड़ जाता है, यहाँ पर अज्ञान होगा, आवरण जिसे बोला जा सकता है, क्योंकि मिथ्या और अज्ञान में दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो मिथ्या वाले में आवरण पड़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसलमेंट ना, कंसलमेंट बोलते हैं। यहाँ पर अज्ञान होता है, मतलब यहाँ पर आवरण पड़ जाता है, पर्दा पड़ जाता है। ठीक, सर निषेधात्मक में कंसलमेंट होता है। हाँ वही तो, कंसलमेंट इसी में तो बता रहे हैं, जबकि इसमें प्रोजेक्शन हो जाता है। सर यस सर, क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ, अब यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये हो गया, विवर्तवाद भी हम लोगों का हो गया, ब्रह्म विचार भी हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं कि वेदांत दर्शन के अनुसार जो है इसमें क्या क्या, वो तत्व मीमांसा में क्या आएगा, सबसे पहले बताओ। तत्व मेटाफिजिक्स में क्या आएगा वेदांत दर्शन में? सर थ्योरी ऑफ कर्मा। कोई सो हो गया है, बताए। थ्योरी ऑफ कर्मा किसमें आएगा? कुछ भी है मेटाफिजिक्स में सर, मेटाफिजिक्स में। सर मेटाफिजिक्स में तो ब्रह्म के बारे में आएगा ना। क्या बता रहे, थ्योरी ऑफ कर्मा की बात हम करेंगे, थ्योरी ऑफ कर्मा किसमें आएगा? नहीं, थ्योरी ऑफ कर्मा मेटाफिजिक्स में ही सर बताए थे। नहीं तो सर जो कर्म है, मतलब संचित कर्म, ये सब मेटाफिजिक्स में ही आएगा वेदांत के। हाँ इसी में तो सर बताए थे हम लोग को लास्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, थ्योरी ऑफ कर्मा। क्योंकि क्या होता है थ्योरी ऑफ कर्मा में कौन कौन से थे, नाम बताओ जरा तीनों के। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित मानकर कर्म।
ठीक है, हमने इसकी स्टोरी बताई थी कि दो बच्चे एक साथ तैयारी करते हैं, तो तैयारी करते समय सर क्यों नहीं एक वो हो और पाते हैं। बताया था आपने, तत्वमसी और अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, एक चीज हाँ, मैंने नहीं बताई वही थी, स्टोरी तो वो बता एक रहे चीज हैं। मैंने नहीं बताई थी, उसको लिख लीजिएगा। साहित्य लहरी, ठीक है, सॉरी साहित्य सौंदर्य लहरी, ये आता है कभी कभी, सौंदर्य लहरी, किसमें? ये किताब का नाम है, ठीक है। सौंदर्य लहरी ये मेटाफिजिक्स। शंकराचार्य जी का है, ठीक, शंकर का जी है, सर। शंकराचार्य जी का सौंदर्य लहरी है आपका। क्लियर है इतनी चीजें। अब इसमें हमने और लिख लेते बताया था इसमें कि तत्वमसी और अहम ब्रह्मास्मि, ये किसमें आएगा बताओ, मेटाफिजिक्स, इपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। सर मेटाफिजिक्स में बताया था मेटाफिजिक्स आपने। में ही होता नहीं है सर, मेटाफिजिक्स में नहीं आएगा सर, ये तो जब मेटाफिजिक्स गुरु में बताया ही नहीं। तत्वमसी और अहम ब्रह्मास्मि की जो बात करते हैं, ये आपका एपिस्टेमोलॉजी में एक्सियोलॉजी आएगा में सर, जाता है। क्योंकि वो आचार जानते हैं ना, मीमांसा ज्ञाता में, ज्ञान ये आचार में क्या होता है, सर नैतिकता। सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, क्या बोले सर एपिस्टेमोलॉजी में आएगा, क्योंकि उसमें सर ज्ञाता सुनाई नहीं दे रहा है। तत्वमसी वाला, और एपिस्टेमोलॉजी में, क्योंकि देखिए, तत्वमसी में कहता है तुम ही ब्रह्म हो, तो वो कहता है मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, तो कहता है कि ज्ञान प्राप्त करो, गुरु कहता है। तो सर ये सारी चीजें तो एपिस्टेमोलॉजी में ही आएंगी, जब उसे ज्ञान प्राप्त करता है वही तो कहता है ज्ञान हम ब्रह्म मीमांसा। हैं। नहीं नहीं, आपका जो आता है ये तो कि छात्र शिक्षक सुनिएगा। संवाद, जब से गुरु के पास शिष्य जाता है तो गुरु कहता है तत्वमसि, और जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। जब उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो छात्र शिक्षक का सर आपने एक्सियस, ये आपका एक्सियोलॉजी में जाएगा, ठीक है। एक्सियोलॉजी में ये पूरी की पूरी संवाद, एक्सियोलॉजी पूरी की में। पूरी कहानियां जाती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग का जो होता है साधन चतुष्टय, तो साधन चतुष्टय किसमें आता है बताइए। हमने दो चीजें बताई थी ना कि तीन प्रकार के इन्होंने ज्ञान को प्राप्त करने के एपिस्टेमोलॉजी लिए, में आएगा। परा और अपरा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या बताया था, बताए। साधन चतुष्टय बताया था, विधियां बताई थी, श्रवण मनन निधि ध्यान। हाँ, श्रवण मनन और निधि सर ध्यान से उसमें क्या था हो सकता है बताओ। एक दो प्रकार के नित्य होते हैं, अनित्य एक वस्तु परा विवेक। होता है और एक अपरा होता है। तो कौन किस जी ज्ञान सर। के लिए होता है बताइए। सर परा श्रवण होता है एग्जाम्पल स्पिरिचुअल आता के है, लिए, श्रवण और मनन अपरा और होता है फिजिकल के निधिध्यासन लिए। किसके अंतर्गत आएगा, परा के क्या अपरा के अंतर्गत। क्या सर? क्या श्रवण सर? मनन और निधिध्यासन जो होती हैं, ये विधियां होती हैं ज्ञान को प्राप्त करने की। तो ये विधियां किसके अंतर्गत आएंगी, अपरा के कि परा के। अपरा। अपरा के आएगी, दोनों में थी। दोनों में अपरा में ही आएगी, अपरा ठीक में है, आएगा। ये अपरा में आएगी। लेकिन अपरा में लेकिन जब विधि। परा की बात करेंगे यस सर। तो परा में ये तीनों तो आएंगी आएंगी, साथ में साधन चतुष्टय की भी बात हम लोग करते हैं, साधन चतुष्टय रहेगा। ठीक है। जी, साथ जी। में मतलब साथ में इसको साधन चतुष्टय की भी बात इसमें परा में करते हैं। परा में क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें साधन चतुष्टय की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। क्लियर सर जी सर। ये जो तत्वमसी का आपने तत्व मीमांसा में बताया था, तो नहीं, ये नहीं, गलत तत्वमसी है, नहीं बताया होगा एक्सियोलॉजी हमने। में ये आएगा। नहीं तत्वमसी नहीं बताया था, तत्वमसी बताया था, क्योंकि ये एक्सियोलॉजी, देखिए क्यों आएगा, रीजन जान लो ना, क्योंकि ये लॉजिक अपने आप लगा सकते हो कि कौन सा है। हमने बताया ये जरूरी नहीं है, आप लॉजिक खुद लगा सकते हैं कि एक्सियोलॉजी में होता है कि वहां पर मूल्य मीमांसा होता है, हिंदी में बोलते हैं, या आचार मीमांसा होता है। वहां पर शिक्षक और छात्र के बीच संबंध की जो बात जब कभी करते हैं तो वो एक्सियोलॉजी में ही जाता है आपका। एक्सियोलॉजी में। ठीक, शिक्षक छात्र जी संबंध सर, आपने जो है, बताया था वो स्टार्टिंग उसमें में। जाएगा। इसलिए वहां पे तत्वमसी और अहम ब्रह्मास्मि की बात हम लोग जानेंगे। ठीक, क्लियर। ओके सर। हाँ, इसी के बाद इतनी सी। अब उपकरण की बात करी थी तो इसमें दो प्रकार के उपकरण या टूल्स माने गए थे, एक बाह्य उपकरण था और एक आंतरिक उपकरण था। तो बाह्य उपकरण के लिए हमने क्या बताया था आपको, इंद्रियां सर। इंद्रियां। सर बाह्य उपकरण पांच में ज्ञानेंद्रियां, थी। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां। हाँ, लेकिन मन इसमें नहीं आएगा, याद रखना है हम लोगों को। जी सर। जी सर। हाँ, जी सर। और आंतरिक सर वाले में, व्यावहारिक ज्ञान के बोला गया था। हाँ, आंतरिक वाले में अंतःकरण इन्होंने माने थे चार, मन, अंतःकरण, बुद्धि, अहंकार मन, और बुद्धि, अहंकार। चित्त। ठीक है, चित्त।
ठीक है, इतनी जी, चीजें मानी जी थी। सर। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक टाइप्स पढ़ी जो कि हम लोग एपिस्टेमोलॉजी में आता है, जिसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश आता है ना, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। जी सर, जी पढ़ गए ना। तो अब ये क्वेश्चन ये आता है जी। कि फायर की बात किसमें करी गई है? सर किसकी? फायर की, जी। अग्नि की बात किसमें करी गई? अन्नमय, प्राणमय, सर मनोमय, कोश में। मनोमय सर, मनोमय। मनोमय को। मनोमय। मनोमय में। और विज्ञानमय में? सर इसमें वायु की बात सर की गई। वायु, नहीं सर, एयर हाँ की वायु बात सर, की वायु। वायु की बात करें। सबसे एयर। पहले याद रखना है कि अन्न Discrimination। हमें कहाँ मिलेगा? फूड हमें अर्थ से मिलेगा। फिर प्राण में कहाँ मिलता है? जल से मिलता है। मन में आग लगती है। फिर विज्ञान में वायु होता है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रिमिनेशन का ज्ञान किसमें होता है? बताओ आप। सर विज्ञान में विज्ञान में डिस्क्रिमिनेशन में। बिल्कुल विज्ञानमय में सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन आता है कि एनर्जी की बात किसमें करते हैं हम लोग? सर प्राणमय में, जिसमें वाटर होता है। प्राणमय। हाँ। और माइंड की बात किसमें होगी? मनोमय। मनोमय। तो ये सब चीजें थी जो आप लोगों ने आज पूरा का पूरा रिवीजन किया। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लासेस, क्योंकि इतनी देर में हम लोगों ने जितना पढ़ा था सब रिवीजन हो गया ना सर। इस सर जी सर। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही सर, हम लोग कंटिन्यू thank you, करेंगे। सर। और नेक्स्ट कल की डेट में जो होगा, सबसे पहले हम भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन करेंगे। ठीक है, उनके जीवन दर्शन करेंगे, उनसे संबंधित चीजों को जाएंगे, तब जाके उनकी लाइफ के अंदर हम लोग एंटर करेंगे ना। ऐसे डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे, उनके आगे पीछे सब कुछ जान जाएंगे, तब एंटर करेंगे हम लोग। ठीक सर। हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। एक योग दर्शन में जो चित्तवृत्तियां आप बताते हैं, हाँ तो मैंने सर उसमें जो बताया था, प्रकार डिस्क्राइब था, किया था जब मैं जो वेदांत वाला पढ़ा रहा था, 4 चीजें। हेलो हाँ बोलिए। सर, चित्तवृत्तियां जो बताया था आपने योग दर्शन में, उसमें जो प्रकार है हाँ 5, तो सर उसमें जो विपर्य है उसका अर्थ क्या होगा? एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है उन प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा स्मृति। कहाँ विपर्य बोला था हमने? कहा सर विपर्य आपने करवाया था नोट डाउन। चलिए सर उसमें टाइप्स था ना चित्तियों का, वो वाला बोल रहे टाइप्स थे। में होता है। ठीक है, मुझे आपको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम उसका डिस्क्राइब कर देंगे ना उसमें। ओके सर। ठीक। ओके सर सर। एक चीज ओके बता दीजिए, सर एक चीज बता दीजिए। हाँ बोलिए। सर आपने बताया था ना ये वाला क्वेश्चन, जो माया सत्य है क्योंकि ब्रह्म से निर्मित है, तो सर अगर यहाँ पे होता माया मिथ्या है, तो सर ये सही हो जाता ना? हाँ बिल्कुल, तब सही हो जाता है। सत्य की जगह मिथ्या कर दो तो अपने आप सही हो जाएगा वो। हाँ। ठीक, चलिए चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, बौद्ध दर्शन से मुलाकात करते हैं ना। भगवान बुद्ध से कल से हम लोगों की बातें स्टार्ट हो जाएंगी वहां से। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट। थैंक यू सर। जय हिंद सभी को। गुड नाइट सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू।